दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज वन लाइनर राजनीति विज्ञान का भाग 7, इसके 6 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। यह वीडियो विशेष रूप से विभिन्न राज्यों के प्रवक्ता परीक्षा, एलटी ग्रेड, टीजीटी, उच्चतर शिक्षा तथा यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं वन लाइनर राजनीति विज्ञान का भाग 7। पहला प्रश्न है, यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा 10 युपोत या विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर का है। इन्होंने कहा है कि यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा डाकुओं या विद्रोहियों की सेना भी एक राज्य हो सकता था। अगला प्रश्न है, 1919 में संपन्न दिल्ली अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में किसे अध्यक्ष चुना गया था? 1919 में दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किससे प्रभावित हुआ था? तो 20वीं सदी के प्रारंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1904-5 के रूस जापान युद्ध से प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समता वाक्यांश है यह कहाँ से लिया गया है? विधि के समक्ष समता वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा विधियों के समान संरक्षण का विचार कहाँ से अवतरित है भारतीय संविधान में? तो ये अमेरिकी संविधान से उद्धृत किया गया है विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17-18 के द्वारा क्या प्राप्त करने का प्रयास किया था? राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता या सामाजिक समानता? तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17-18 के द्वारा सामाजिक समानता को प्राप्त करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव तथा सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता कहाँ से प्रभावित हुए थे? राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड के संविधान से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा सबके चरित्र को कुंठित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन जे.एस. मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल का है, जो यह कहते हैं कि राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पुस्तकों से है। पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज के लेखक मारिस डुवर्जर हैं। मारिस डुवर्जर को राजनीति विज्ञान में दलीय सिद्धांत का प्रमुख व्याख्याता माना जाता है। जो दल प्रणाली या पॉलिटिकल सिस्टम राजनीति में कार्य करते हैं उनका प्रमुख व्याख्याता माना जाता है डुवर्जर को। इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरी पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि आधुनिक राजनीतिक दल। मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज के लेखक न्यूमैन हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने 1936 में किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने वकीलों का स्वर्ग कहा था? भारतीय संविधान के संबंध में किसने कहा है कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है? जेनिंग्स, इनका पूरा नाम है आइवर जेनिंग्स। जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अगला है
बुक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पुस्तक के लेखक J.H. हैलेट हैं। दूसरी पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, पूंजीवाद और स्वतंत्रता। इस पुस्तक के लेखक मिल्टन फ्रीडमैन हैं। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने अपनी पुस्तक के एक अध्याय का शीर्षक द डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका का पतन, यह नाम रखा है? तो लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक के एक चैप्टर का नाम द डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका का पतन रखा है। कुछ बुक्स हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके राइटर हैं, तो आइए देख लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटीज के लेखक हरमन जीगलर हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स, यानी कि दबाव की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स के लेखक पीटर ओडिगार्ड हैं। प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिक्स हरमन एक्सटीन की रचना है। द गवर्नमेंटल प्रोसेस बुक है, इसके लेखक डेविड ट्रूमैन हैं। मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट, राज्य का आधुनिक विचार, मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट के लेखक ह्यू क्रैब हैं। इसके अलावा अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट के लेखक लास्की हैं। और पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में राजनीतिक विचार, इस पुस्तक के लेखक अर्नेस्ट बार्कर हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक और है द स्टेट इन रिसेंट पॉलिटिकल थियरी, इसके लेखक A.D. लिंडसे हैं। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता अभिव्यक्ति किसकी है? यह अभिव्यक्ति डायसी की है, डायसी, A.V. डायसी। इन्हें प्रमुख विधिवेत्ता माना जाता है और विधि के समक्ष समानता इनकी प्रमुख अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है। राज्य का आधार है वह संकल्प है, न कि शक्ति। यह कथन, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यही है कि मनुष्य की इच्छाओं से राज्य का सृजन हुआ है, न कि शक्ति के बल पर। अतः जो राज्य है वह मनुष्य की इच्छाओं का जो एकीकृत प्रतिरूप है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार कहाँ पर स्पष्ट किया गया था? तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसे पहली बार ब्रेबरिज रिपोर्ट 1943 में स्पष्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत है। संप्रभुता जो है थियरी ऑफ क्राइसिस है, यह किसका कथन है? लास्की का कथन है। लास्की संप्रभुता को मूलतः संकट का सिद्धांत मानते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है उसमें संप्रभु के पास क्या है? तो ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास मात्र अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं। अगला प्रश्न है, समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है कि समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है। अगला प्रश्न है, लॉक के विचारों से। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार जो हैं ये बुद्धि प्रसूत नहीं है, यह गलत है। लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो बुद्धि प्रसूत हैं। और दूसरा है विकासशील नहीं है, तो ये सही है कि लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो बुद्धि प्रसूत हैं और विकासशील नहीं हैं। अगला प्रश्न है, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं, यह कथन किसका है? तो ग्रीन का कथन है कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं। इनका कहने का अर्थ ये है कि बिना अधिकारों के मनुष्य का आंतरिक विकास संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या है? तो हाब्स सामाजिक समझौते को एक दार्शनिक सत्य मानता है। अगला प्रश्न है, समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से पृथक हो सकता है। यह कथन T.H. ग्रीन का है। T.H. ग्रीन यह कहते हैं कि समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से पृथक हो सकता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, श्रमिक संघवाद। श्रमिक संघवाद से क्या अभिप्राय है? तो श्रमिक संघवाद से अभिप्राय है सामाजिक सिद्धांत के समूह से। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा है कि मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है? यह कथन सी हंट का है। सी हंट ने मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए कहा है कि मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है। अगला प्रश्न लोकमत या जनमत से है। लोकमत ऐसे मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करते हैं। किसका कथन है? ब्राइस का कथन है कि लोकमत ऐसे मनुष्यों के ऐसे विषयों के संबंधित मतों का योग है जिनका उद्देश्य समाज या समुदाय का हित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार, इम्पॉर्टेंट है, किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है? तो ये कनाडा के संविधान में ऐसा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दलीय व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो निर्वाचन व्यवस्था और दलीय व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास डुअर्जर ने किया है। डुअर्जर, जिन्हें हम पहले ही बता चुके हैं कि मॉरिस डुअर्जर राजनीतिक दल के प्रमुख सिद्धांतकार या दलीय व्यवस्था के ऊपर प्रमुख व्याख्याता हैं। अगला प्रश्न है, किसने उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच प्रभेद किया है? सार्टोरी। सार्टोरी उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच जो दलीय प्रणाली है उसमें उदार और उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच भेद करते हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित बृहदाकार मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है। यह कथन हेयक का है। हेयक कहते हैं कि 20वीं सदी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित बृहदाकार मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है। इम्पॉर्टेंट कथन है एक, आइए इसको देख लेते हैं। इस प्रकार प्रारंभ में सारा संसार अमेरिका का था। किसने कहा है? इस प्रकार प्रारंभ में सारा संसार अमेरिका का था। लॉक ने कहा है अपने विचारों में, कहीं पे व्याख्या करते हुए इसने कहा है कि इस प्रकार प्रारंभ में सारा संसार अमेरिका का था। बोदा ने अपनी सार्वभौमिकता की संकल्पना कहाँ से उधार ली है? बोदा ने जो सार्वभौमिकता की संकल्पना है उसे कहाँ से उधार लिया है? तो ये फ्रांस के धार्मिक युग से बोदा ने अपने सार्वभौमिकता की संकल्पना को लिया है। अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्यों पे। कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। व्यापक सामाजिक सेवाएं जो राज्य देता है अपने नागरिकों को, वह कल्याणकारी राज्य है। T.W. केंट, T.W. केंट का कथन है, कांट का नहीं है, याद रखिएगा। T.W. केंट ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात की है? संत, परंपरागत तथा राजनीतिक। किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैलियों की बात की है? तो ये मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात की है, जिसमें पहला है संत, दूसरा परंपरागत और तीसरा राजनीतिक। अगला प्रश्न है दल बदल से संबंधित। किसने दल बदल करने वाले विधायकों एवं सांसदों के प्रत्याह्वान यानी कि रिकॉल की बात की थी? जेपी नारायण। जेपी नारायण ने दल बदल करने वाले सांसदों और विधायकों के रिकॉलिंग की बात कही थी। अगला प्रश्न है भारत में प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1892 के एक्ट से भारत में प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? 1773।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। यह कथन किसका है कि कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था? गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है। अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रमुख पत्र हैं और उनके संपादक हैं। बंगाली SN बनर्जी, इंडियन मिरर AN सेन, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली के संपादक SN बनर्जी, इंडियन मिरर के संपादक AN सेन, सुधारक के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाबा राम सिंह ने। कौन से एक समान प्रक्रिया से ही अपदस्थ किए जा सकते हैं? एक समान प्रक्रिया से तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक समान प्रक्रिया से ये तीनों पदाधिकारी अपदस्थ किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान में किस संविधान से यह उपबंध लिया गया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना? यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में लॉर्ड ब्रेवरिज रिपोर्ट में किस राज्य की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है? तो हमने पहले देखा है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को ब्रेवरिज रिपोर्ट में सबसे पहले उद्धृत किया गया था यानी कि स्पष्ट किया गया था। अगला प्रश्न एक कोटेशन से है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यानी कि जो राज्य है वह निरंतर क्रमिक प्रक्रिया के विकास का परिणाम है, इसका एक बार में निर्माण नहीं किया गया है। तो राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन गार्नर का है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता किसी निर्दिष्ट मानव श्रेष्ठ में निवास नहीं कर सकती है, किसने कहा था? ऑस्टिन जो कहता है किसी मानव श्रेष्ठ में निवास करती है संप्रभुता, वहीं पे किस विचारक का कथन यह है कि संप्रभुता किसी निर्दिष्ट मानव श्रेष्ठ में निवास नहीं कर सकती है? हेनरी मैन का कथन है कि संप्रभुता जो है वो किसी निर्दिष्ट मानव श्रेष्ठ में निवास नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, अधिकार इसलिए कार्यान्वित किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उनका कार्यान्वयन होता है। यह अधिकारों के किस सिद्धांत का प्रमुख सिद्धांत है? यह अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार इसलिए कार्यान्वित किए जाते हैं क्योंकि अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उनका कार्यान्वयन होता है। अगला प्रश्न है, लाक के अनुबंध की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो लाक का जो सामाजिक समझौता था उसके विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम आप लोग याद रखिएगा। पहला है प्राकृतिक अवस्था, दूसरा सामाजिक अनुबंध, तीसरा नागरिक समाज और चौथा राज्य। तो पहले प्राकृतिक अवस्था थी, उसके बाद सामाजिक अनुबंध आया, फिर नागरिक समाज और राज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? तो फेबियन समाजवाद की मान्यता है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, कौन मानता है कि आधुनिक उदारवादी राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो गालब्रेथ का मानना है कि आधुनिक उदारवादी राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद का प्रयोग किसने किया है? तो स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद का प्रयोग या प्रतिपादन मैकफर्सन द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, उनके पास देखने को आंखें हैं और सुनने के लिए कान हैं किंतु बोलने के लिए जिह्वा नहीं है। कॉमन्स सभा का स्पीकर। कॉमन सभा के स्पीकर के लिए यह कथन कहा गया है कि उनके पास देखने को आंखें हैं और सुनने को कान हैं किंतु बोलने के लिए जिह्वा नहीं है।
अगला प्रश्न है पूर्ण वयस्क मताधिकार। पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? लेवेलर्स। याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट हैं। लेवेलर्स सर्वप्रथम पूर्ण वयस्क मताधिकार के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक किसे माना जाता है? रूसो। रूसो को लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है सरकार के उचित कार्य क्षेत्र का एक सामान्य सिद्धांत होना असंभव है। सरकार के उचित कार्य क्षेत्र का एक सामान्य सिद्धांत होना असंभव है, आर.एस. टोनी का कथन है। तो दोस्तों ये था वन लाइनर राजनीति विज्ञान का भाग 7। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे इसी प्रकार के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।